तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जोश जुनून ऊर्जा उत्साह के साथ आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। गुरुजी, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आवर इन्वायरमेंट। एक बहुत आसान चैप्टर है। कितना आसान चैप्टर है? बहुत आसान चैप्टर है। बस एक बार आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, दोबारा आपको बस एग्जाम के समय में एक बार रिवीजन कर लेना है, मामला हो जाएगा सेट। ठीक है ना? तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत सरल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाएगा। हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और एक ही बार में आपके दिमाग तक, भेजे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यह जो चैप्टर है, इसके लिए यहाँ पे हमने आपके सामने एक तस्वीर लाया है। इस तस्वीर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, जरा यह बताइएगा कि गुरुजी हमको इस तस्वीर में ना एक यहाँ पे कुत्ता दिखाई दे रहा है। कुत्ता से भी पहले यहाँ पे एक पौधा दिखाई दे रहा है ना? फिर यहाँ पे कुत्ता डॉग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खरगोश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसी को सूर्य भगवान नहीं दिखाई दे रहे? क्या दिखाई दे रहे सर? यहाँ पे बादल है, पानी है सर, यहाँ पे पानी है, यह वाला मिट्टी दिखाई दे रहा होगा, है ना? आप कहेंगे हाँ सर। जरा हम इसमें से बोले कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जिसमें जीवन है, जो जिंदा चीजें हैं, बताइए जरा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधों के अंदर जीवन है, तभी तो ये धरती पर खड़ा है ना? धरती पर खड़ा है, अपने पत्ते गिरा पाते हैं, नए पत्तों को उगा पाते हैं। तो सर पौधों में तो जीवन है, खरगोश में तो भैया जीवन है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुत्तों में जीवन है, मनुष्यों में जीवन है ना? तो ये सभी चीजें क्या है जिसमें जीवन है, इसे जैविक घटक बोला जाता है, जैविक कारक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जैविक घटक। जैविक जैविक घटक। तो जैविक घटक क्या है? जिसमें जीवन है। जैसे जैविक घटक में आप क्या उदाहरण दे सकते हैं कि सबसे पहला उदाहरण तो गुरुदेव हमारा मनुष्य ही होगा, ठीक ना? उसके बाद जीव जंतु, जैसे जीव जंतु खरगोश है, यहाँ पे कुत्ते हैं, जीव जंतु है ना? उसके बाद आप कहेंगे सर जी पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, पेड़ पौधे भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे हमें फल देते हैं। तो क्या है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है? ये सभी गुरुदेव जैविक घटक है। ठीक है ना? क्या है? जैविक घटक के उदाहरण है। अब दूसरा चीजें आपको कुछ और चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है जो हमारी जिंदगी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है? वह सूर्य भगवान। उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे बादल। बादल मतलब पानी आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे गुरु जी? यह जो पानी दिखाई दे रहा है, यह जो पानी है, सूर्य है ना? पानी है, सूर्य है, मिट्टी है, हमारी चारों तरफ हवा है, हमारी चारों तरफ हवा है। ये सभी क्या है बाबू? अजैविक घटक है। क्या है? अजैविक घटक है। क्या है? आप बोलेंगे अजैविक घटक या कारक। अजैविक अजैविक घटक या कारक भी बोल सकते हैं। अजैविक घटक कारक, है ना? तो अजैविक घटक में आप क्या क्या उदाहरण देंगे? आप कहेंगे सूर्य, सूर्य, है ना? उसके बाद हवा, हवा, सूर्य, पानी, पानी, हवा, हवा, मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी। ये सभी क्या है बाबू? ये सभी अजैविक घटक के, अजैविक कारक के उदाहरण है ना? हमारे चारों तरफ दिखाई देने वाली ऐसी चीजें हैं जो अजैविक है। ठीक है? तो जैविक और अजैविक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है बस जैसे यह आपका बेस बन चुका है। इस बेस के सहारे ही आपके ये समझिए कि धीरे धीरे कारवा बढ़ते जाएगा और आपको हर चीजें समझ में आएगा। सर यह चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है? तो हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ने वाले जैविक और अजैविक चीजें जो है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो दिखाई दे रहे हैं जैविक और अजैविक कारक, वे क्या कहलाते हैं? उसी से हमारा पर्यावरण बनता है। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई, यहां से थोड़ा डेफिनेशन को आसान करते हैं, फैली हुई अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है, एवं निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है, उसे जैविक उसका पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। जैसे हमारे मनुष्यों के चारों तरफ जैविक चीजें भी दिखाई दे रही है, जीव जंतु भी है ना? अजैविक चीजें भी दिखाई दे रही है।
सूर्य है, मिट्टी है, पानी है, तो इन सभी पे हमारा जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है, या हम एक इन सभी चीजों पे निर्भर रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मनुष्यों का वह क्या है, पर्यावरण है, मनुष्यों के लिए पर्यावरण है। उसी तरह अगर कोई जंगल में शेर है, बाघ है, तो उसके लिए उसका पर्यावरण क्या है, एक तो जंगल में हरे भरे पेड़ पौधे है ना, दूसरा हवा है, पानी है, हिरन है, तरह तरह की जीव जंतु, छोटी छोटी जीव जंतु जिसे वह खा पी कर एकदम तंदुरुस्त रहता है, मस्त रहता है ना, तो उसके लिए उसका पर्यावरण हुआ है। तो यही बोलते हैं कि किसी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैव और जैव कारकों से निर्मित जैविक और अजैविक कारक जो है निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है, जिससे वह प्रभावित होता है और जिस पे वह निर्भर रहता है, उसका पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। जैसे पौधे, जैसे मनुष्य के लिए क्या क्या, जैसे मनुष्य के पर्यावरण का हिस्सा क्या क्या है, पौधे है, जानवर है, अन्य मनुष्य जो है हमारे जैसे, हमारे और भी मनुष्य जो है हमारे आसपास में रहते हैं, तो वो भी हमारे पर्यावरण के हिस्सा है ना, पर्यावरण का जैविक हिस्सा है, पर्यावरण का, मनुष्यों के पर्यावरण का जैविक हिस्सा कौन कौन से, ये सभी है। लेकिन सर आपने बताया कि हवा भी तो हिस्सा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हवा, सूर्य, हवा, सूर्य, पानी, मिट्टी ये सभी क्या है, मनुष्यों के जीवन का अजैविक, मनुष्य के पर्यावरण का अजैविक हिस्सा है ना, मिट्टी आदि आदि मनुष्य के, क्या लिखेंगे बाबू, कितना प्यारा सा डेफिनेशन है, आदि मनुष्य के जीवन का अजैविक हिस्सा है। अजैविक, मनुष्य के जीवन नहीं, मनुष्य के पर्यावरण का अजैविक हिस्सा है। अजैविक हिस्सा है। समझ में आया? तो पर्यावरण क्या होता है, तो हमारे चार जो है, किसी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैविक और जैविक चीजें जो दिखाई देती है, अजैविक और जैविक दुनिया जिसमें जिस पे वह निर्भर रहता है, जो जिससे उसका जीवन प्रभावित होता है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया है। इसको आराम से हम एग्जाम में आएगा 2025 में, हम लोग छाप के लिख कर आ जाएंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो क्या वो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो हमारा जो जीवन है जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर रहता है। हमारे चारों तरफ दिखाई देने वाले जो है हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक कारक है, जिसपे सभी जंतुएं एक दूसरे पर किसी न किसी तरह से ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं, है ना। तो यही क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। क्या है, यही क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। जीवमंडल के विभिन्न घटक, जीवमंडल के विभिन्न घटक क्या है, जैविक घटक है या अजैविक घटक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं जीवमंडल के जैविक तथा अजैविक घटक जिसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान सभी एक साथ मिल करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है ना। क्या निर्माण करता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। या एक दूसरा सरल डेफिनेशन हम बताते हैं कि क्या बोलते हैं, जैविक और अजैविक घटकों से बना हुआ तंत्र। सुनिएगा, बड़ा प्यारा डेफिनेशन है कि जैविक, क्या लिखेंगे कि जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटक से बना हुआ तंत्र क्या कहलाता है, बना हुआ तंत्र। हमारे चारों तरफ तो बहुत सारे जो है पर्यावरण में चीजें दिखाई दे रही है, जैविक चीजें भी दिखाई रहे हैं, अजैविक घटक भी दिखाई दे रहे हैं, कारक भी दिखाई दे रहे हैं। तो वह तो हो गया क्या, पर्यावरण हमारा। और लेकिन उससे जो तंत्र बन जाता है, जैसे ये बताइए, सांप भी तो है धरती पे, आपके आसपास में भी है, लेकिन उससे आपका जीवन प्रभावित हो रहा है क्या, नहीं ना प्रभावित हो रहा है। उस पर आप निर्भर है क्या, नहीं निर्भर है। तो आपके तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन सांप जो है, मेढक जो है, आपके मनुष्य के जीवन का तंत्र, मनुष्य के पर्यावरण का तो हिस्सा है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। समझ में आ रहा है ना। आप कहेंगे हाँ, तो जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है न किसी रूप में, तो वह हमारा क्या है, वह प्रभावित अगर हो जाता है तो वह हमारा परितंत्र हो जाता है। तो जैविक और अजैविक घटक से बना हुआ तंत्र क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता
है, ठीक है ना। जैविक और अजैविक घटक से बना हुआ तंत्र परितंत्र कहलाता है। यह अलग अलग तरह का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन बातों को आप समझ लेंगे। अब बात करते हैं कि सर यह जो जैविक यह जो पारिस्थितिक तंत्र को के दो मुख्य अवयव कौन कौन से हो गए। आप कहेंगे एक जैविक अवयव हो गए या एक अजैविक अवयव हो गए, या जैव अवयव या अजैव अवयव। दो बातें बोलेंगे। जो जीवित है, जिसमें जीवन है, किसमें किसमें जीवन है। आप कहेंगे गुरुजी मनुष्यों में जीवन है। किसमें जीवन है गुरुजी? मनुष्य, मनुष्य में जीवन है। जो है जीव जंतुओं में जीवन है, जीव जंतुओं में जीवन है। पेड़ पौधों में जीवन है, पेड़ पौधों में जीवन है। ये सभी क्या है? जैविक अवयव है। उसी तरह अजैविक में अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे सर जी लिख डालेंगे सूर्य है ना, हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या है? यह जो है आपके परितंत्र का पारिस्थितिक तंत्र का ही दूसरा नाम है परितंत्र। आपके पारिस्थितिक तंत्र का जैविक और अजैविक हिस्सा है। एक चीज और आप देखिए, यह जो पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें जैविक और अजैविक घटक जो है एक तंत्र बनाता है, यह दो तरह के होते हैं। एक तो मनुष्य, एक जो है प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। जैसे हम लोग इस धरती पे आए हुए हैं, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। यह तंत्र क्या हम लोगों ने बनाया है? आप कहेंगे नहीं, यह तंत्र हम लोगों ने नहीं बनाया है, यह जो है प्रकृति द्वारा बनाया हुआ तंत्र है। उसी तरह अगर जंगल में देखा जाए तो जंगल में शेर है, हिरन है, पेड़ पौधे है, घास है ना। तो वह तंत्र क्या मनुष्यों ने बनाया है? नहीं सर, हम लोग ने बाघ कहाँ से लाया, है ना। तो वह तंत्र बनाया हुआ प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ तंत्र है। समुद्र है, समुद्र में भी बहुत सारे छोटे छोटे मछलियां है, जीव जंतु है ना। तो क्या वह मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे ऐसे तंत्र है जो मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है, जो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, वह जैसे वन्य, समुद्र, झील, तालाब आदि। अब समुद्र के अंदर जो है छोटी बड़ी मछलियां एक दूसरे पर निर्भर है, मेढक है ना। उसी तरह वन है, वन में जैसे घास को हिरन खा रहा है, हिरन को बाघ खा रहा है ना। तो यह तंत्र हमारे द्वारा नहीं बनाया हुआ है, यह प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। तो प्राकृतिक तंत्र भी हो सकते हैं या मनुष्यों द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम भी हो सकते हैं। वो कैसे सर? वो कैसे सर? वो कैसे? अगर बात किया जाए, जैसे आप अगर कृषि जैसे खेती करते हैं तो वहां पे आप खुद से पौधे उगाते हैं, उसको जो है फसल काटते हैं, खाते हैं ना। तो वह मनुष्य उस काम को कर रहा है। उसी तरह एक सरल अगर देखा जाए तो एक जल जीवनशाला या एक्वेरियम, कहीं होटल वगैरह में जाते होंगे या कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी अगर जाते होंगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इस तरह का एक शीशा का घर जिसमें जल भरा हुआ रहता है और जिसमें छोटी बड़ी मछलियां जो है रहते हैं, है ना। छोटी बड़ी मछलियां रहते हैं। तो यह कौन बनाया है? यह जो उसका मछलियों का एक जीवन बना दिया है ना, मछलियों का एक खूबसूरत सा जीवन सजा दिया अंदर ही अंदर। तो यह मनुष्य ने बनाया है। इसको एक्वेरियम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए आप हमारे साथ। एक्वेरियम बोलते हैं या जल जीवनशाला बोलते हैं। तो इस एक्वेरियम के अंदर जो मछलियां है, छोटी बड़ी जो मछलियां है, उनका एक पारिस्थितिक तंत्र बन गया है ना। तो यह क्या है? मनुष्यों द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। उसी तरह फुलवाड़ी है, भूमि पार्क है, यह सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जरा आप बोलिए आप हमारे साथ कि गुरुजी जैविक और अजैविक घटकों से, जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित तंत्र जो होता है, बना हुआ जो तंत्र होता है, परितंत्र कहलाता है। परितंत्र प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया परितंत्र भी हो सकता है। तो अगर पारिस्थितिक तंत्र परितंत्र का अगर जो मुख्य घटक आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे जैविक घटक है और अजैविक घटक है। कोई दिक्कत हुआ है क्या अभी तक? सर नहीं है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जो है पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर तरफ दिखाई देने वाले जैविक और अजैविक कारक होता है, जिससे बना हुआ जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जैव अव्यय या जैव घटक में। जैव घटक को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे देखेंगे सबसे पहले उत्पादक। सर पेड़ पौधों में तो प्राण होता है, लेकिन पेड़ पौधों की एक खासियत है कि वो हम लोगों पे निर्भर नहीं है।
वह प्रकृति पर डायरेक्ट निर्भर, मतलब जो है वह इंसानों पे निर्भर नहीं है। जैसे हरे पौधे जो है भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है ना, क्या करता है, स्वयं करता है। हरे पौधे जो उत्पादक कौन होते हैं, सबसे पहले जैव अवयव में पेड़ पौधे आते हैं, सजीव उत्पादक है ना। मनुष्य जो आते हैं, मनुष्य भी तो जैविक घटक ही है, जैविक कारक ही है, तो मनुष्य में भी प्राण है। उसी तरह अगर देखा जाए बाघ है, शेर है, चीता है, इस सब में भी प्राण है ना, बिल्कुल। तो लेकिन इसमें से इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि परितंत्र का जो जैविक घटक है उसको कितने भागों में बांटा गया है, या जैव घटक जो है, जैव घटक को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे 3 भागों में। जैव अवयव को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो उत्पादक जिसमें प्राण होता है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उत्पादक, जैसे सबसे पहला हम लोग ने बात किया पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे तो मनुष्य पर निर्भर है नहीं, वह खुद से ही प्रकाश संश्लेषण के मदद से अपना खाना बनाता है और ग्रो होता है, बड़ा होता है। तो पौधों को क्या बोला गया, उत्पादक, उत्पादन करने वाला। उत्पादन करके फल फूल देता है तो हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो पौधे क्या है, उत्पादक है। दूसरा आता है उपभोक्ता, जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादकों को खाता है। क्या करता है उत्पादक, जैसे कौन कौन, जैसे आप बोलेंगे मनुष्य। मनुष्य क्या है, पौधों पर निर्भर है। हिरण क्या है गुरुजी, हिरण घास खाता है। खरगोश क्या है, खरगोश घास खाता है ना। ये सभी क्या है, ये सभी पौधों पे निर्भर है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों क्या हो गए, आप कहेंगे गुरुजी ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है उपभोक्ता है। पौधे जो देते हैं हम लोग उसको उपभोग करते हैं। जीव जंतु जैसे यहाँ पे हिरण है, यहाँ पे गाय है, ये सभी क्या है, उपभोक्ता है। कहाँ से खाना खाते हैं, यह जो दूसरे जीवित, जो दूसरे जैव अवयव को खाते हैं, जैसे पेड़ पौधों को खाते हैं। तो यह मनुष्य भी जैविक घटक ही है, लेकिन पौधों पे निर्भर है, तो यह उपभोक्ता हो गया। अब तीसरा आता है अपघटनकर्ता। क्या बोलते हैं, अपघटनकर्ता। और उपभोक्ता में भी बाघ भी है। बाघ भी क्या करता है, दूसरे हिरण को खा जाता है, तो वह भी एक उपभोक्ता है। वह डायरेक्ट तो प्रकाश संश्लेषण करता नहीं है, खाना बनाता नहीं है। तो बाघ भी क्या है, बाघ भी एक क्या है, उपभोक्ता है। बाघ जो है, बाघ क्या है, वह भी एक उपभोक्ता है। अब आता है अपघटनकर्ता। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे फल वगैरह आप फेंक देंगे, फल फेंक देंगे या कोई भी सड़ने गलने वाली चीजों फेंक देंगे, तो वह कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाते हैं। उसको नष्ट करने का काम कौन करना है, बताइएगा। ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं। इससे उत्पन्न पोषणों और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। जैसे छोटे छोटे जो जीव जंतु है, कीटाणु है ना, वो सभी क्या करते हैं, कवक है, वो सभी क्या करते हैं, कुछ चीजों को सना गला करके उसको अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे अगर गोबर देखा जाए, गोबर को अगर आप खेत में डाल देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है, वह सड़ गल जाता है। किसके द्वारा, छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा, है ना। तो आप बोलेंगे अपघटन करता क्या होता है, लेकिन उसमें भी उसमें भी प्राण है, उसमें भी प्राण है। छोटे छोटे जो जीवाणु दिखाई दे रहे हैं उसमें भी प्राण है ना। तो जैविक अवयव 3 तरह के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अब बात रहा अजैव अवयव। अजैव अवयव के भी 3 प्रकार होते हैं। एक में तो भौतिक वातावरण, दूसरा पोषण और तीसरा जलवायु। ठीक है, तो भौतिक वातावरण क्या है, इसमें मृदा जल वायु सम्मिलित होते हैं। मृदा, माटी, जल, हवा जो है, यह क्या है, भौतिक अवयव, भौतिक वातावरण है। अजैविक तो है ही, क्योंकि मिट्टी में कोई तो प्राण होता नहीं है, तो यह भौतिक वातावरण है। पोषण, इसके अंतर्गत विभिन्न आकर्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। और तीसरा होता है जलवायु, सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि को जलवायु का निर्माण करता है। तो जलवायु जो है, तो अजैविक में भी 3 भाग बांटे गए, भौतिक वातावरण, उसके बाद पोषण, उसके बाद जलवायु। ठीक है ना। तो अभी तक आपने यह देखा कि परितंत्र क्या होता है। जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित जो तंत्र होता है वह परितंत्र कहलाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैव अवयव या जैव घटक जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। जीवित चीजें जो है, जो जीवित चीजें हैं दुनिया में, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक में उत्पादक,
है ना। जैसे पेड़ पौधे, उत्पादक में तो सिर्फ पेड़ पौधे ही आते हैं, दूसरा कहाँ कुछ आता है? आता है क्या? पेड़ पौधे के अलावा कोई उत्पादक दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा है उपभोक्ता, तो उपभोक्ता तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। और अपघटनकर्ता, अब जिसमें भी जान प्राण होता है, जैसे जो जीव, जितने भी जीव जंतु है वे सभी क्या है? उपभोक्ता है ना। और उपभोक्ता के भी प्रकार होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है अपघटनकर्ता। अजैव को यह 3 प्रकार हो गए। आगे बढ़ते हैं। उत्पादक से क्या समझते हैं? जो ये उत्पादक था, जैव में जो उत्पादक था, उपभोक्ता था, अपघटनकर्ता था। अभी तीनों के बारे में अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना बाबू, हर एक टॉपिक कभी ना कभी आपके बोर्ड या में, बिहार बोर्ड या में पूछा गया टॉपिक है, ठीक है ना। और नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स बिहार बोर्ड वाला टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, फ्री में मिल जाएंगे। जाइएगा, आराम से ज्वाइन कर लीजिए, वहां से ले लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं सर जी उत्पादक में, जैसे जैविक घटक में एक आया है उत्पादक। उत्पादक में हम लोगों ने बात किया है पेड़ पौधों के बारे में, तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, उसे उत्पादक बोलते हैं। जैसे हरे पौधे, क्या बोलते हैं? हरे पौधे। तो हरे पौधों जैविक घटक का, जैविक अवयव का एक ऐसा हिस्सा है जो उत्पादक कहलाता है, और जो अपना खाना जो है खुद से बनाता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से। अब बात रहा सर जी जैविक में एक और चीज आते हैं उपभोक्ता। जैसे मनुष्य, उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जो डायरेक्ट पेड़ पौधों को खा करके जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे से मिलने वाले जो है अनाजों पर, फलों पर खा करके जिंदा रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक कौन होता है? पेड़ पौधे, अर्थात हरे पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे गाय क्या है? गाय डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाता है। गाय किसी छोटे जीव जंतु को खाता है? नहीं खाता है। तो गाय क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। भैंस क्या है? भैंस भी प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी क्या है? भैया बकरी तो घास खाकर जिंदा रहता है। प्राथमिक जो है प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता तो है, उत्पादक तो नहीं है, उत्पादक नहीं है। गाय क्या घास उत्पादन कर रहा है? नहीं, जो है घास उत्पादन तो नहीं कर रहा। बकरी जो है उत्पादक है। हिरन क्या है? हिरन भी घास खा के रहती है। खरगोश क्या है? घास खा के रहता है ना, इत्यादि। ये सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए, इस प्राथमिक चीज को खाने वाला कुछ जीव जंतु होते हैं। जैसे हिरन को बाघ खा जाता है, हिरन को बाघ खा जाता है, और बकरी को इंसान खा जाता है। बकरी को कौन खा जाता है सर जी? इंसान तो पेड़ पौधों के जो है अनाज फल फूल भी खाता है ना। लेकिन इंसान जो है प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है ना। लेकिन हम है क्योंकि हम शाकाहारी जंतु है ना। हम क्या है? शाकाहारी है। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर द्वितीयक उपभोक्ता, कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं, कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं, वे शाकाहारी अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, सर्प, मेढक। देखिए इसमें मनुष्य को नहीं डाला है। अगर इसमें मनुष्य को डालता तो हम जैसे लोग आंदोलन पर बैठ जाते कि भैया मनुष्य भी 2 तरह के होते हैं। एक तो जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, हम जो है प्राथमिक उपभोक्ता है ना। बोल सकते हैं क्या प्राथमिक उपभोक्ता है? बोल सकते हैं क्या? लेकिन दही तो खाते हैं भाई तो शायद नहीं हुए प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। मनुष्य जो है हाँ हो भी सकते हैं, कुछ जो हो भी सकते हैं जो दही भी नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं खाते हैं, तो वे प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो है द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता, दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो दोनों तरह के होते हैं। अब बात रही जो मतलब जो है शाकाहारी जंतुओं को खाता है। जो शाकाहारी जंतुओं को खाता है वह उपभोक्ता तो है, लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता तो है। यह सभी जैविक घटक ही हैं। उपभोक्ता भी क्या होते हैं? जैविक घटक भी होते हैं, उत्पादक भी जैविक घटक होते हैं, और अपघटनकर्ता भी जैविक घटक होते हैं। इस उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा जा रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है भैया, तू जो है पेड़ पौधों को खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अब इस जो है शाकाहारी जंतुओं को जीव जंतु खाते हैं। जैसे शेर किसको खाता है? हिरन को खा जाता है, बकरी को खा जाता है, भेड़ को खा जाता है, कोई भी गेंडा को खा जाता है, किसी को भी खा जाता है। तो शेर क्या है? प्राथमिक नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता है। बाघ
सेम बात है, सर्प मेढक को खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता है। मेढक किसको खाता है बताइए? मेढक किसको खाता है सर जी? मेढक तो है छोटे छोटे टीडा को खाता है ना? तो यह भी द्वितीयक है। और उसके बाद जो है सर्प और मेढक है ना। चलिए, तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं बता देंगे। आपसे अगर बोला जाए उपभोक्ता के प्रकारों को लिखिए, आप बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे सर्प, सर जी सर्प को प्राथमिक और द्वितीयक में दोनों में डाला गया है ना? क्यों डाला गया है? देखिए, सांप जो है चूहा को भी खाता है। चूहा किसी जीव जंतु को खाता है क्या? नहीं खाता है। तो इसका मतलब डायरेक्ट जो है प्राथमिक उपभोक्ता को आप यहाँ पे खरगोश के साथ चूहा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चूहा भी लिख सकते हैं। तो चूहा डायरेक्ट बोला जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता भी है। और मेढक जो है प्राथमिक, मेढक बोले सर्प जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी है, और प्राथमिक बोले द्वितीयक उपभोक्ता भी है और तृतीयक उपभोक्ता है। क्योंकि सर्प जो है इस मेढक को भी खा जाता है, तो इस सर्प क्या है? तृतीयक उपभोक्ता भी है। ये मेढक क्या है? यह मेढक क्या है? यह भी छोटे छोटे जीव जंतुओं को खा जाता है ना? कीड़े मकोड़े को खा जाता है। तो मेढक भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है। समझ में आ रहा है? मेढक भी क्या है? तृतीयक उपभोक्ता में आता है। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सके, यह जो है मेढक तो खुद दूसरे जंतु को खाता था, और इस मेढक को भी खाने वाला कोई आ गया तो वह तृतीयक उपभोक्ता है। तो यह बताइए सबसे पहले उत्पादक क्या होता है? समझ में आया? हाँ सर जी, जैविक घटक का एक ऐसा हिस्सा जो अपना भोजन खुद बनाता है। सर जी, जैविक घटक का एक ऐसा हिस्सा जो है ना, जो उत्पादक पे निर्भर रहता है ना? जैसे पेड़ पौधों पे निर्भर रहता है तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और यह उपभोक्ता जो है, अगर प्राथमिक उपभोक्ता पर जो निर्भर रहता है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। बताइए समझ में आया क्या? बताएंगे कि हाँ गुरुजी समझ में तो आ गई बा, ठीक बा ना? बड़े आगे। चलिए, अब आप एक है कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों की उपस्थिति, यहाँ पे इसको बाद में देखेंगे। उससे पहले जरा हम लोग देखते हैं परितंत्र में अपघटनकर्ता। सर, अपघटनकर्ता लिखा रहे या अपमार्जक लिखा रहे? जैसे हमने क्या बोला था बाबू कि जैविक घटक जो है उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। एक तो जो है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। और अपघटनकर्ता का एक और नाम है अपमार्जक। अपघटनकर्ता का दूसरा नाम है अपमार्जक। सर, यह क्या होता है? पौधे और जंतुओं, उत्पादक या उपभोक्ता जो होते हैं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वज्र पदार्थ जैसे गोबर को फेंक देते हैं तो कुछ दिन के बाद वह सड़ गल जाता है ना? तो उसका अपघटन कौन करता है? छोटे छोटे जीवाणु करते हैं, तो वह क्या है? अपघटन करता है। जीवाणुओं और कवकों द्वारा अपघटन किया जाता है, अतः जीवाणु और कवक अपघटन करता कहलाते हैं। लेकिन यह अपघटन करता भी जैव कारक है। यह अपघटन करता भी क्या है? जैव घटक है, जैव कारक है ना? जैव कारक है या जैविक कारक बोल सकते हैं, जैविक घटक बोल सकते हैं, है ठीक है ना? तो तीन बातें जो है जैविक घटक के बारे में तीन बातें थी। एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटन करता। बातें समझ में आई कि नहीं? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोगों ने देखा कि जैविक और अजैविक कारकों से निर्मित जो तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र होता है। अब जैविक कारक जो होते हैं, जैविक कारक को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक में उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटन करता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सर जी क्लियर हो गया है। उसका अजैविक के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है ना? अजैविक के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है कि अब अजैविक जो है यहाँ पे था, कहाँ पे गया भैया? अजैविक एक यहाँ पे देख लेंगे सर जी। अजैविक वाला में जो था भौतिक, वातावरण, पोषण और जलवायु। चलिए बताइए इतना बातें क्लियर हुई कि नहीं? बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब आया कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों की उपस्थिति इसलिए क्यों अनिवार्य है ना? परिस्थिति पौधे की इसलिए अनिवार्य है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आ गया भैया? क्वेश्चन यहाँ का, इसका कहाँ गया? इसका क्वेश्चन ही गायब कर दिया। तो यहाँ पे सवाल यह है कि हरे पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है ना? तो आप बोलेंगे कि सर हरे पौधों के पे ही तो हरे पौधे जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक ऐसा जैविक घटक है, एक ऐसा जैविक घटक है जो उत्पादक कहलाता है ना? क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। और उस पर उपभोक्ता जो है निर्भर रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु निर्भर रहते हैं। इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो है हरे पौधे की खासियत है वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं।
और हमें फल फूल देते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे करता है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए जरूरी है। पौधे और सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में समर्थ है। पौधे क्या है? सूर्य ऊर्जा को डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं। पौधे मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करके समर्थ है करने में समर्थ है। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व जो है, जितने भी प्रमुख तत्व है, उसको अवशोषित करके अनाजों में लाता है और अनाजों को इंसान खाता है। पौधे पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाला जीवों के प्रकार का निर्धारण करता है। अब जो पौधे जहाँ पे है, वह जीवों को भी निर्धारण करता है कि हाँ भाई, पौधे से जीवन भी निर्धारण होता है ना, कि जो मतलब पौधों के आधार पर भी जीवन निर्धारण होता है, कि हर पौधे जो है हर जगह पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए पौधों का रोल आपने देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। आहार श्रृंखला क्या है? एक जो है कहे तो इंटरवल हो चुका है। एक चीजों जो बेसिक चीजें थे वह बातें समाप्त हो चुकी है। अब है आहार श्रृंखला क्या है। तो आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे कि अगर घास पे देखा जाए तो घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। और हिरन को कौन खाता है? गुरुजी, हिरन को बाघ खाता है या तो शेर खाता है ना। तो यह क्या है? एक आहार श्रृंखला है। क्या है बाबू? एक आहार श्रृंखला है। अब देखिए एक और आहार श्रृंखला बना रहे हैं। घास को टिड्डा खाता है। टिड्डा मतलब छोटी सी एक क्या बोलते हैं, पतंगा वगैरह समझ लीजिए, टिड्डा। इस टिड्डा को मेढक खाता है ना। इस मेढक को कौन खाता है? इस मेढक को सर्प खाता है। और इस सर्प को खाने वाला भी कोई है, बाज खाता है। तो यह भी एक आहार श्रृंखला है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, बिल्कुल आहार श्रृंखला है। और इसी तरह जल के अंदर भी है, जल के अंदर भी एक आहार श्रृंखला बन सकता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, ऊर्जा खा रहा है घास को तो ऊर्जा मिल रहा है हिरन को। अब हिरन को बाघ खा जा रहा है तो बाघ को ऊर्जा मिल जा रहा है, एनर्जी मिल जा रहा है ना। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कुछ समान आहार श्रृंखला निम्नलिखित है। मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैविक घटक जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वही क्या कहलाता है? वही आहार श्रृंखला बनाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पथीय जो प्रवाह श्रृंखला होता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े हुए जीवों द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे कुछ आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया गया है कि घास को ग्रासहोपर खाता है। ग्रासहोपर को कौन खाता है? मेढक। मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है। सांप को गिद्ध खाता है। तो यह एक आहार श्रृंखला बन गया है। शैवाल छोटे जंतु, शैवाल को छोटे जंतु खाता है। छोटे जंतु को मछली खाता है और मछली को बड़ी मछली खाता है। बड़ी मछली को मांसाहारी पक्षी खाता है। घास को हिरन खाता है। हिरन को बाघ खाता है। यह जो आपका आहार श्रृंखला है कहाँ का है? यह वन में बना हुआ आहार श्रृंखला है। घास मेढक यह क्या है? यह जो है धरती पर बना हुआ आहार श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला क्या होता है? तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो है जीव जंतु जो है, जैविक घटक जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही क्या है? यही जो है आप बोलेंगे आहार श्रृंखला है। एक और आपने सुना होगा आहार जाल। यह आहार जाल क्या होता है बताइए? तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें आहार जाल क्या है, यहाँ पे घास है, घास को हिरन खा रहा है। हिरन को जो है यहाँ पे कुछ शायद शेर ही बना हुआ है या नहीं, हिरन को शायद कुछ यहाँ पे कोई दूसरा जंतु जो हिरन को खा सके और उसको बाघ खा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि घास को खरगोश भी खा सकता है। इस खरगोश को शायद यहाँ पे भेड़िया बना हुआ है, ये सभी खा सकते हैं। और फिर इसको जो है हिरन को, और हिरन को फिर क्या हो सकता है? इस भेड़िए को जो भी है इसको शेर खा सकता है। तो ये इस तरह से एक जाल बन रहा है जिसे आहार जाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? गुरुजी, आहार जाल बोला जाता है। क्लियर है कि आहार श्रृंखला क्या है? आपके एग्जाम में आएगा आहार श्रृंखला क्या है, तो आप लिखेंगे ऊर्जा प्राप्ति के लिए जीव जंतु जो है जो तंत्र बना हुआ है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है उसे ही क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा बाबू। इधर देखिए अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट क्या है? जैसे
जीव जंतु जो है खाते हैं, खाने के बाद कुछ ना कुछ अपशिष्ट निकलता है ना। जैसे जैसे जो है गाय जो है गोबर देती है खाने के बाद, है ना, तो वह क्या है, एक अपशिष्ट है। अपने हम अपने कार्यकलापों से उत्पन्न अनावश्यक यहाँ पे अनावश्यक पदार्थ को हम जहां तहां फेंक देते हैं, उन्हीं अनावश्यक पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट जो है वो तो वज्र पदार्थ था, हमने जो बोला वह वज्र पदार्थ है। अपशिष्ट मुख्य रूप से क्या है, जैसे हम लोग कुछ भी खा पी लेते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ होता है, जो पॉलीथीन बैग वगैरह ये सब होता है, बिक देते हैं कहीं पे, है ना, किसी काम का नहीं होता है। तो अनावश्यक जो पदार्थ होता है, हम अपने कार्यकलापों से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम जहां तहां फेंक देते हैं, उन्हीं अनावश्यक पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को दो समूहों में बांटा गया है, एक तो जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट, दूसरा अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट। जैसे हम लोग प्यारे बच्चे जैसे कोई बिस्किट खाते हैं, है ना, उसके जो पनी होते हैं फेंक देते हैं, तो क्या वह पनिक जो है किसी जीव जंतु के द्वारा सराया गलाया जा सकता है क्या? क्या उसको कोई जीव जंतु सरा गला सकता है पन्नी को? आप कहेंगे नहीं गुरुजी, नहीं सराया गला जा सकता है ना। तो वह क्या है, क्या बोलेंगे, वह एक ऐसा अपशिष्ट है जो जैव और जो क्या है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। मतलब उसमें जीव जंतुओं को उसको जो कितना भी छोटा बड़ा जीव जंतु उसको सरा गला नहीं सकता है ना। लेकिन जैसे हम लोग खा ले, रोटी को अगर फेंक देता है कोई इंसान, इसे नहीं फेंकना चाहिए, तो वह क्या हो जाता है, सर गल जाता है। छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, उसको सरा गला जाता है, सरा गला दिया जाता है। तो वह जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। कैसा अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। तो हम अपने कार्यकलाप में जो अपशिष्ट पदार्थ भेज फेंकते हैं, वह दो तरह के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि अपशिष्ट क्या है, तो यह रहा अपशिष्ट। अपशिष्ट दो तरह के होते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और एक जैव निम्नीकरणीय, दूसरा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? मतलब जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट ऐसा अवांछनीय पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, जैसे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे जंतुओं के मलमूत्र, हमने यहाँ पे बोला था मलमूत्र, वह मलमूत्र भी हो जाएगा, है कि नहीं, वह भी अपशिष्ट है। वही तो हम बोला, वहां पे क्यों नहीं लिखा हुआ है। जंतुओं के मलमूत्र जो है सर जी फिर से कैसे काम में आ जाता है ना। उसको क्या किया जाता है, खेत में आप फेंक देते हैं गोबर को, तो वह उसमें सर गल जाता है, जिससे अगर आप उसमें फसल उपजाते हैं तो फसल बड़ा तगड़ा उपजता है ना। तो आप क्या बोलेंगे, अवांछनीय पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाता है। जैसे मलमूत्र, कृषि द्वारा उत्पादन अपशिष्ट, कागज, कागज को फिर से कागज बनाया जा सकता है ना। कपास से निर्मित कपड़े, कपड़े को जो है फिर से जो है उसको सही करके फिर से नए कपड़े बनाए जा सकते हैं। जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत शरीर क्या है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। मतलब छोटे छोटे जीवाणुओं को द्वारा इसको अपघटित किया जा सकता है। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होता है, ये हो गया। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो सकता है, मतलब जिसे सड़ाया गलाया नहीं जा सकता है, तथा जो अपने स्वरूप में हमेशा बनाए रखते हैं। अब एक बार जो है जो पन्नी सनी जो है कोई भी थैली वगैरह है, जो है पन्नी है, उसको अगर आप दाब देते हैं मिट्टी के अंदर, फिर भी बहुत जल्दी खराब ही नहीं होगा। आज से 10 साल बाद भी उसको निकाल सकते हैं आप, वैसा ही मिलेगा आपको। अर्थात प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाता है। जो है जीवाणुओं के द्वारा, छोटे मोटे जीव जंतुओं के द्वारा जो है नष्ट नहीं हो सकते हैं, अजैव अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे कीटनाशक एवं पीड़ानाशक, शीशा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, ये सब क्या जीवाणुओं द्वारा नष्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। वहीं अगर रोटी फेंक दीजिए, ब्रेड फेंक दीजिए, सरगल कर खत्म हो जाएगा। तो अपशिष्ट जो है कितने तरह के होते हैं? आप कहेंगे गुरुदेव अपशिष्ट दो तरह के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। क्लियर हुआ कि नहीं बाबू, बताइए कि हाँ गुरुजी क्लियर हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो तरीके सुझाइए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो सर जी पानी की जो है अजैव निम्नीकरणीय है ना, वो पर्यावरण को बड़ा प्रदूषण फैलाता है। तो क्या जैव निम्नीकरणीय नहीं फैलाता है? अगर कोई जीव जंतु मर जाता है कहीं पे, कोई भी जीव जंतु,
तो कितना बदबू फैलाता है, तो उससे भी तो पर्यावरण खराब होता है, प्रदूषित होता है कि नहीं। तो जैव निम्नकरणीय से भी पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। जैव निम्नकरणीय पदार्थ के अपघटन प्रक्रिया के दौरान बदबू, गंध, कुछ हानिकारक गैस उत्सर्जित होते हैं जो आसपास के जीवों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। प्रदूषण हो जाएगा, उससे आपको बहुत सारी तरह की बीमारियां हो सकती है। तो जैव निम्नीकरण की वजह से भी प्रदूषण हो सकता है और उससे हानि भी हो सकती है। ठीक है, अभी आपने देखा था खाद्य जाल क्या है ना, खाद्य श्रृंखला क्या है, क्या देखा था बाबू, खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, खाद्य श्रृंखला में अगर यहाँ पे देखिएगा कि सर यहाँ पे कौन सा एक खाद्य श्रृंखला बना है कि गुरुजी यहाँ पे जो है ना देखिएगा यहाँ पे घास को जो है ग्रास ओपर खाता है, क्या कहता है, ग्रास ओपर बोले या दूसरा कोई बना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर, यहाँ पे हमने एक बनाया था, घास को ग्रास ओपर खाता है। जैसे घास जो है, घास को ग्रास ओपर खाता है, ग्रास होपर होपर है ना। इस ग्रास होपर को कौन खाता है, आप कहेंगे मेढक खाता है। कौन खाता है बाबू, आप कहेंगे मेढक खाता है, मेढक खाता है। इस मेढक को कौन खा जाता है, इस मेढक को सर्प खा जाता है, और इस सर्प को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। क्या खा जाता है, कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। तो यह तो एक आहार श्रृंखला था, क्या था बाबू, आहार श्रृंखला था। इसमें सबसे पहला जो है इसको हम लोग उत्पादक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उत्पादक क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। यह जो श्रृंखला देख रहे हैं पोषण का श्रृंखला है, एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करने का श्रृंखला है। तो इसमें जो सबसे पहला जो श्रृंखला में जो है जो पोषण प्राप्त करने की जो यह श्रृंखला है, इसे ही बोला जाता है पोषी स्तर। क्या बोला जाता है, पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहा जाता है। जैसे यह बताइए घास क्या है, घास पोषी स्तर का सबसे पहला स्तर है। सबसे फर्स्ट स्तर जो है हमेशा उत्पादक ही होता है। फर्स्ट स्तर, प्रथम पोषी स्तर, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पोषी स्तर कौन सा हो सकता है। प्रथम पोषी स्तर, पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर जो है हमेशा उत्पादक ही होता है। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे ही होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे। कभी भी दूसरा पोषी स्तर जो है पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पोषी स्तर है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर जो होते हैं, इसकी भी एक खासियत है। द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर की खासियत क्या है, यह हमेशा शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है। द्वितीय पोषी स्तर जो है हमेशा शाकाहारी होता है। क्या होता है, द्वितीय पोषी स्तर हमेशा शाकाहारी। जैसे घास को ग्रास ऊपर खा रहा है, तो घास तो उत्पादक है, यह द्वितीय पोषी स्तर है। कौन सा, एक सेकंड रुकिएगा, ये कैसे हो गया, क्या बोलेंगे, यह जो है द्वितीय पोषी स्तर है। यह क्या है बाबू, यह है द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर। तो ये द्वितीय पोषी स्तर क्या है, हमेशा शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है, हारी होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे घास क्या है गुरुजी, घास उत्पादक है, उत्पादक है ना। यह हिरण क्या है सर जी, यह हिरण द्वितीय पोषी स्तर है लेकिन यह शाकाहारी है। क्या है, द्वितीय पोषी स्तर तो है लेकिन यह क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी है, शाकाहारी है, क्या है, शाकाहारी है, ठीक है ना। तो द्वितीय पोषी स्तर जो है, प्राथमिक पोषी स्तर नहीं, इसको प्राथमिक ही बोलते हैं, इसको उत्पादक बोलते हैं, सॉरी इसको उत्पादक बोलते हैं, इसको प्राथमिक या द्वितीय, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, ये तो उपभोक्ता है। प्रथम द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता नहीं, पोषी स्तर, यह सही लिखा हुआ था। यह क्या है बाबू, यह जो द्वितीय पोषी स्तर है हमेशा क्या होता है, शाकाहारी होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको तृतीय पोषी स्तर बोलेंगे, इसको चतुर्थ पोषी स्तर, ये इस तरह से। तृतीय पोषी स्तर जो है वो मांसाहारी भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो प्रथम यहाँ पे देखिएगा कि प्रथम पोषी स्तर घास है जो उत्पादक कहलाता है, दूसरा पोषी स्तर हिरण है जो उपभोक्ता कहलाता है, और तीसरा पोषी स्तर शेर है जो मांसाहारी कहलाता है। क्या है, तो तीसरा पोषी स्तर शेर है जो मांसाहारी कहला सकता है ना। तो यह हो गया पोषी स्तर। जो आहार श्रृंखला बना हुआ है उसके विभिन्न स्तर जो है, सबसे पहला उत्पादक है,
ठीक है ना। उत्पादक को जो खाता है वह शाकाहारी है ना। दूसरा पोषी स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता जो है वह शाकाहारी है। उपभोक्ता क्या है? दूसरा पोषी स्तर हिरण है, जो उपभोक्ता है शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी है ना, शाकाहारी है ना, ये बातें हैं। और तीसरा जो पोषी स्तर है वह मांसाहारी है। ठीक है ना। आपको समझ में आया कि पोषी स्तर क्या होता है? आप कहेंगे हाँ गुरुदेव समझ में आ गया है। बढ़ जाए आगे कि हाँ सर बढ़ा जाए। अब ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जैविक आवर्धन क्या होता है। सर जैविक आवर्धन क्या होता है? क्या परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है? तो इसका जवाब है हाँ। जैव आवर्धन वह क्रिया है जिसमें जैव और निम्नकरणीय पदार्थों की मात्रा किसी आहार श्रृंखला से पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है। जैसे क्या है, अगर कोई कीटनाशक जो है जल में मिल जाता है, जिसको डीडीटी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? इसको डीडीटी बोल सकते हैं, है ना। कोई भी हानिकारक रसायन जो है जल में मिल जाता है, उस जल को मछली पीता है, जो उस जल जो है जल को अगर कोई भी जीव जंतु पीता है तो उसके अंदर भी वह जो है जहरीला पदार्थ चला जाता है। उस जीव जंतु को अगर मनुष्य खाता है या कोई भी खाता है तो वह जहरीला पदार्थ वह क्या होता है, उस जीव जंतु के अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है और वह बढ़ते जाता है। वह जो जहरीला घटक है वह बढ़ते जाता है। इसी को बोला जाता है जैविक आवर्धन। मतलब खाया तो मछली थोड़ा सा जहर, वो जहर कोई उस जंतु को कोई दूसरा जंतु खाया तो उसमें वह जहर और बढ़ गया, और उस जंतु को फिर कोई दूसरा जंतु खाया तो उसमें वह जहर जो है वह विषैला पदार्थ जो है और बढ़ गया। आवर्धन मतलब होता है फैलाना, है ना। यही लिखा हुआ है जैविक आवर्धन वह क्रिया है जिसमें जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ अगर जो है जहरीला पदार्थ अगर सड़ गल जाता तो उसको हम लोग जैविक निम्नकरणीय थोड़े ना बोलते, अनिम्नकरणीय थोड़े ना बोलते, निम्नकरणीय बोलते। लेकिन वह क्या है, अनिम्नकरणीय है, तभी तो उसको जीव जंतु ने पी लिया है, खा लिया है ना। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थों की मात्रा किसी आहार श्रृंखला के पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है ना। और अंततः मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि मानव आहार श्रृंखला का शीर्षस्थ जीव है। जैसे बकरी खा गया, बकरी जो है जहरीला पानी पी लिया और उस बकरी को आप खा गए बकरी को खा गए है ना। हाँ बकरी को खा गए तो वह आपके अंदर आ गया जहरीला पदार्थ, लेकिन जो बकरी जितना खाया उससे ज्यादा आपके अंदर जहर चला गया है ना। इसी को बोला जाता है विभिन्न स्तरों पर जो है अजैविकरणीय पदार्थ जो है बढ़ते जाते हैं। इस श्रृंखला को ही शीर्षस्थ जीव है, इसे ही जैविक आवर्धन बोलते हैं। इस आवर्धन का स्तर अलग अलग पोषी स्तर पे अलग अलग होती है। जैसे डीडीटी जो है जल से शैवाल में चला गया, पेड़ पौधे में चला गया, उस शैवाल को मछली खा गया तो उस मछली के अंदर थोड़ा सा जहर और बढ़ गया, और उस मछली को पक्षी खाया तो उसके अंदर वह जहर और अधिक चला गया। ठीक है ना। तो जैविक आवर्धन क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जैव अनिम्नकरणीय पदार्थों की जो है एक आहार श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ने को ही जो बढ़ती है तो वह अनिम्नकरणीय पदार्थ की जो है मात्रा भी बढ़ती जाती है ना, क्रमशः बढ़ती जाती है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन बोलते हैं। ठीक है। सबसे लास्ट टॉपिक बोलेंगे क्या बोलते हैं, ओजोन परत। गुरुजी यह ओजोन परत क्या होता है बताइए। तो धरती से 15 किलोमीटर की दूरी पर धरती जो है, हमारी धरती जो है, हम लोग की जो धरती है, इससे 15 किलोमीटर की दूरी से लेकर के 50 किलोमीटर की दूरी तक में एक जो है गैसों का आवरण है। कहां पे कैसा आवरण है? गैसों का एक ऐसा आवरण है जिसको हम लोग O3 जो क्या है O3 बोलते हैं, मतलब ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं। गैसों का एक ऐसा मोटा आवरण है जिसमें O3 है, मतलब ओजोन है। ठीक है ना। मतलब क्या है, ओजोन है। और इस ओजोन के वजह से जो सूर्य के प्रकाश से आने वाले हानिकारक जो किरणें होती है उसे रोका जाता है ना। क्या होता है? रोका जाता है। ओजोन गैसों का एक आवरण है जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह क्या है? जैसे यह धरती है, धरती से 15 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है ना, एक इस तरह का आपको आवरण दिखाई दे रहा है ना। यह गैसों का एक ऐसा आवरण है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें जो बहुत हानिकारक है, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है,
उसको खुद अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना, और उसको धरती पे आने नहीं देता है, जिससे जीव जंतुओं को कोई हानि नहीं होता है पैरावैगनिक किरणों से। यही क्या है, ओजोन परत है। हाँ देखिए, पैरावैगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है और उन्हें पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है। और पहुंचने देता है, क्या है, ओजोन परत है। यह ओजोन परत क्या होता है, परमाणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिला होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना हुआ ओजोन का एक स्तर वायुमंडल में कहां से कहां तक फैला रहता है, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में फैला, ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच में पाया जाता है ना। हानिकारक प्रभाव क्या है, हानिकारक प्रभाव पैरावैगनिक किरणें से त्वचा कैंसर। अच्छा हाँ, मतलब अगर ओजोन परत न रहे तो क्या हानि हो सकता है भैया, ओजोन परत अगर न रहे तो पैरावैगनिक किरणें के साथ, सूरज की प्रकाश डायरेक्ट पैरावैगनिक किरणों के साथ धरती पर पहुंचेगा और इंसानों को, जीव जंतुओं को क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है ना, मोतियाबिंद हो सकता है। एक सबसे लास्ट सवाल है, ओजोन के अवक्षय का कारण क्या है। तो ओजोन छिद्र का मुख्य कारण, ओजोन के अवक्षय का कारण बोला जाए या ओजोन छिद्र का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सर जी, ओजोन छिद्र का, ओजोन अवक्षय का आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि मुख्य कारण क्या है, तो आप बोलेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग होना है। अब ये व्यापक क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन परत में जैसे ही जाता है वैसे ही उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है ओजोन परत को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ज्यादा कहाँ होता है, यह सब अमीर लोग ज्यादा करते हैं। ओजोन परत का सबसे मुख्य कारण क्या है, अमीर लोग है। सर एयर कैसे अमीर लोग है, जैसे एयर कंडीशन का कौन उपयोग करता है, अमीर लोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर का उपयोग कौन करते हैं, अमीर लोग करते हैं। शीतलक ठंडा करने वाला कूलर का उपयोग कौन कौन करता है, अमीर लोग करता है। जेट इंजनों का उपयोग अमीर लोग करते हैं। अग्निशामक उपकरणों, भैया बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में आग लग जाए, चाहे किसी को भी घर में आग लग जाए, तो अग्निशामक में किसका किसका उपयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो ओजोन परत क्या है बाबू, समझ में आया कि नहीं। बड़ा ही सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है, बहुत एक छोटे वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रखने का प्रयास किया है, और इससे बाहर बिहार बोर्ड में एक भी सवाल नहीं पूछा जाता है बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन, देखिए अभी आप क्या देखते होंगे कि आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि अब की बार जो है, इस बार जो है गर्मी जो है अपने शीर्ष पे पहुंच गया है, पिछली बार से ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार। ऐसा क्यों होता है बताइए, यह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। जैसे धरती पे धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से जब सूर्यास्त अगर हो जाता है, फिर भी धरती पे रात के समय में भी धरती पे जल्दी गर्मी कम होने का नाम ही नहीं लेता है। यह क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। या दिन के समय में भी गर्मी ज्यादा पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। यहाँ पे देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पृथ्वी के वातावरण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है। इससे सूर्य अस्त होने के बाद भी हमारे वातावरण का सूर्यास्त तापमान कम नहीं होता है। ऐसे वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा होता है। ऐसा क्यों होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलने वाली गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है भाई, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम जलता है, कोयला जलता है, इसके वजह से ही तो जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस का मुख्य कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी को आप जला रहे हैं, जीवाश्म ईंधन है ना। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, समझ में आ गया है। इसी के साथ प्यारे बच्चे आपके सारे टॉपिक इस चैप्टर में समाप्त हो चुके हैं। समरी यही है कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा पर्यावरण, जैविक और अजैविक घटक क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से जो दो अव्यय हैं, जैविक अव्यय और अजैविक अव्यय। जैविक अव्यय भी 3 तरह के होते हैं, है ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अजैविक अव्यय के भी 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उत्पादक भी क्या होते हैं, उत्पादक के भी 3 प्रकार होते हैं, है ना। उत्पादक भी क्या होते हैं, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे हम लोगों ने देख रहा था, कहाँ पे गया भैया, यहाँ पे आ जाइए, आहार श्रृंखला, यहाँ पे उत्पादक बोले, उत्पादक तो एक ही है भाई, पेड़ पौधा है। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता कितने प्रकार के, तो उपभोक्ता भी 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, है ना। आप कहेंगे हाँ सर,
तो इसके बाद इस तरह से हम लोगों ने फिर देखा ओजोन परत क्या है ना, और उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर किया है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि अब आप जा करके देखिएगा, क्वेश्चन बैंक के सवालों को लगाइएगा। एक भी सवाल, एक सिंगल सवाल लघु दीर्घ उत्तरीय या ऑब्जेक्टिव का आपका नहीं छूट सकता है, ठीक है ना। सारे बिहार बोर्ड में जितने भी तरह के सवाल, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिए आपको। अब आराम से आप एक दो बार रिवीजन करके आप इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में जबरदस्त तरीके से लिख कर आ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, इतनी लंबी क्लास करने के लिए, छोटी सी क्लास करने के लिए, लंबी कहा था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्यारे बच्चे अगली किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।